हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इग्नाइट हब पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके 6th लेक्चर के ऊपर, जो कि है आपका इनडिफरेंस कर्व की थ्योरी। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट कर लिए हैं वो आपकी यूटिलिटी एनालिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट किया है, जो कि हमें पता है कि वो किसने दिया था, आपका एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। जो इनडिफरेंस कर्व के जो पूरा कॉन्सेप्ट है आज की क्लास में, 6th लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट इनडिफरेंस कर्व से रिलेटेड क्या है। जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन है आज की क्लास में उसको कवर किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इस एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस मिलती रहें और जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रिसीव हो जाए। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे आगे चलते हैं आपके इनडिफरेंस कर्व की थ्योरी पे। तो सबसे पहले देखेंगे हम आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम देखेंगे कि बेसिकली इनडिफरेंस कर्व की थ्योरी है क्या, किसने दी है, कब दी है, पूरा एनालिसिस इसके बारे में हम करेंगे। तो बेसिकली जो आपका इंडिफरेंस कर्व की जो थ्योरी है वो किसकी जगह पे आई है, रिप्लेस किया है उसने नियो क्लासिकल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। अब ये क्या था आपका, मार्शल के द्वारा जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्शल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कहा गया था कि यूटिलिटी को जो हम मेजर करते हैं वो किस बेसिस पे मेजर करते हैं, आपका कार्डिनल के बेसिस पे मेजर करते हैं। हमने यूटिलिटी में पढ़ा था कि आपके जो मेजरमेंट है वो दो बेसिस में होनी चाहिए, एक होती है कार्डिनल तो एक होती है आपकी ऑर्डिनल। मार्शल कहते हैं कि जो यूटिलिटी है जो हम मेजर करते हैं वो किस में होती है, आपकी कार्डिनल में होती है, जिसको कि इनडिफरेंस कर्व में क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, उसको कि गलत बोला गया है। जो इनडिफरेंस कर्व की जो आपकी थ्योरी है वो प्रोफेसर हिग्स के द्वारा दी गई है। उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था वैल्यू एंड कैपिटल बुक में, जो कि आई थी आपकी 1939 में। इसके बाद उन्होंने खुद इनडिफरेंस कर्व की जो थ्योरी थी, जो कॉन्सेप्ट था, उसको चेंज किया था और फिर नया नाम दिया था इसका अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, जो कि कब आई थी, आपकी 1986 में आई थी। अब क्या है, प्रोफेसर हिग्स ने एक जो डेवलप किया है थ्योरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, उनका मानना है कि यूटिलिटी मेजर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो आपका ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब यूटिलिटी को अगर हमें मेजर करना है तो कैसे मेजर कर सकते हैं, हम ऑर्डिनल मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल मेजर करते समय प्रोफेसर हिग्स का कहना है कि हम जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपसे कहता है कि अगर मैंने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की, जैसे कि मैंने पहली कमोडिटी अगर खाई, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कितनी थी, मेरी 10 यूटिल्स थी, राइट। वैसे ही जैसे मैंने दूसरी कमोडिटी कंज्यूम की, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो मेरी कितनी हो गई, आपकी 6 हो गई। तो आपके जो प्रोफेसर हिग्स हैं उनका कहना है कि हम कभी भी अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में बात करें तो हम ये नहीं कहते कि फर्स्ट कमोडिटी खा के मुझे 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली या दूसरी रोटी खा के मुझे 6 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली, बल्कि हम क्या बोलते हैं कि पहली रोटी खा के हमें क्या मिला, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली एज कंपेयर टू सेकेंड वन। मतलब कि क्या हुआ, एक तरह से हम अपनी जो यूटिलिटी को मेजर करता है, एक आम इंसान जो अपनी यूटिलिटी को मेजर करता है वो ऑर्डिनल के बेसिस पे क्या करता है, मेजरमेंट का काम करता है, राइट। तो प्रोफेसर हिग्स कहते हैं कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जज करना होता है, मेजरमेंट करना होता है, वो किस बेसिस पे होता है, ऑर्डिनल के बेसिस में होता है, जिसमें कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहले कम्युनिटी से मिलने वाला जो कंजम्पशन है वो इक्वल है, लेस देन है या फिर मोर देन है, किसके कंपैरिजन में, डिफरेंट सिचुएशन और अलग कम्युनिटी में। जैसे कि मैंने बोला कि जब मैंने पहली कम्युनिटी कंज्यूम की उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपकी ज्यादा थी एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, आपका प्रोफेसर हिग्स के द्वारा दिया गया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आया था आपका 1939 में, ये याद रखने वाला है। और किताब कौन सी थी, वैल्यू एंड कैपिटल, जिन्होंने उन्होंने अपना वर्जन दिया था। बाद में उन्होंने अपना इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है इसको रिवाइज किया है, मतलब कुछ इसमें कमियां हैं जो कि उन्होंने बाद में कवर की हैं, और वो कॉन्सेप्ट आया था आपका अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम और देखते हैं बेसिकली मीनिंग क्या होता है इंडिफरेंस सेट का। जैसे कि हमने डिमांड शेड्यूल सबसे पहले पढ़ा था डिमांड कर्व समझने से पहले, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिफरेंस सेट को समझना पड़ेगा इंडिफरेंस कर्व को समझने से पहले। तो होता क्या है, इंडिफरेंस सेट में कॉम्बिनेशंस को तैयार किया जाता है, मतलब कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस इसके अंदर क्या होते हैं, रेडी किए जाते हैं, जिसके अंदर दो गुड्स के बीच में कंज्यूमर किसको खरीदना चाहता है, कितना खरीदना चाहता है अपनी इनकम को स्पेंड करके, जिससे कि उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव हो जाए।
मतलब कि एक कंज्यूमर के पास कितने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो दो कमोडिटीज को परचेज कर सके, किस तरह से अपने लेवल को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब कि हर कॉम्बिनेशन से क्या मिलना चाहिए, उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव होना चाहिए। और कैसे होगा, जब वो अपनी गिवन इनकम को क्या करेगा, स्पेंड करेगा। चलते हैं हम अपनी टेबल की तरफ। तो टेबल में देखिए 3 कॉलम है। पहला है आपका कॉम्बिनेशन, कमोडिटीज के बारे में बता रहा है, कॉम्बिनेशन बेसिकली। फिर कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी के बारे में यहाँ पे बताया गया। कॉम्बिनेशन ए के अकॉर्डिंग कम्युनिटी 1 ए की 1 यूनिट खरीदी जाएगी, तो कम्युनिटी बी की आपकी 10 यूनिट कंज्यूम की जाएगी। सेकंड कॉम्बिनेशन आपसे कहता है कि कम्युनिटी ए की अगर मैं यूनिट 2 कंज्यूम करती हूँ, मतलब कि 2 कम्युनिटी कंज्यूम करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे कम्युनिटी बी की जो यूनिट है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और अब 10 की जगह जो मुझे यूनिट खरीदनी है वो कितनी खरीदनी होगी, 7 खरीदनी पड़ेगी। वैसे ही थर्ड कॉम्बिनेशन आपसे कहता है कि अगर मैं तीसरी यूनिट खरीदूं ए की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को और ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और क्या होगा, कम्युनिटी बी में अब सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट कंज्यूम की जाएगी। सिमिलरली बात करता है कॉम्बिनेशन 4, कॉम्बिनेशन डी, जो कि कहता है कम्युनिटी ए अगर मैं 4 खरीदूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी बी में 4 खरीदनी पड़ेगी। अब देखिए हो क्या रहा है ये कॉन्सेप्ट, ध्यान देने वाली जो बात ये है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी ए को इंक्रीज कर रहे हैं, कमोडिटी ए के कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे कमोडिटी बी की जो कंजम्पशन है वो क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। ये जो कॉम्बिनेशंस आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल हैं, यही कहलाता है आपका इनडिफरेंस सेट। और यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपने अपनी इनकम को खर्च करने के बाद ये दोनों कम्युनिटी क्या की है, कंज्यूम की है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका इंडिफरेंस सेट का, जिसमें कि बताया गया कि कैसे दो कॉम्बिनेशंस, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन मिलके आपकी इनकम को स्पेंड करने के बाद सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका इसी के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट कहता है, जो हमने टेबल में पढ़ा, वो यह है कि कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी, जितने भी कॉम्बिनेशन अभी हमने देखे, वो क्या है, एक कंज्यूमर के टेस्ट और कंज्यूमर के प्रेफरेंस के ऊपर बनाया गया है। मतलब कंज्यूमर जो खरीदना चाहता है, जो उसकी प्रेफरेंस है, जो उसका टेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हुए हैं, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन तैयार किए गए हैं। उसके बाद जितने भी कॉम्बिनेशन इस सेट में आपको दिखाए जा रहे थे, वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। और दीज कॉम्बिनेशन टुगेदर फॉर्म अ इंडिफरेंस सेट। और यही सब कॉम्बिनेशन अगर हम एक साथ जोड़ दें, मतलब ए बी सी डी अगर एक ही टेबल में प्रेजेंट करें, तो क्या बन जाता है, आपका इनडिफरेंस सेट बन जाता है। मतलब कि एक वो ऑप्शंस बन जाता है जो कि कंज्यूमर खरीदना चाहता है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका इंडिफरेंस कर्व का। तो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपका, जितना भी हमने पॉइंट पढ़े थे, मतलब इंडिफरेंस सेट में जो भी हमने कॉम्बिनेशन देखा था, कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी, इन सब को जब हम क्या करते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, मतलब डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन अगर हम इंडिफरेंस सेट की करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आपका इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। जैसे कि पीछे जो हमने एग्जांपल पढ़ा, जो शेड्यूल पढ़ा, जो सेट पढ़ा, उसी को अगर मैं कर्व में चेंज करूं, तो क्या बन जाएगा, आपका इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इंडिफरेंस कर्व में सारे के सारे जो पॉइंट है, सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है, वो क्या करते हैं, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जितने भी पॉइंट, अगर मैं ए बी के बीच में भी एक पॉइंट सेट करूं, बी सी के बीच में भी अगर एक पॉइंट सेट किया जाए, वो आपको क्या करेंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। और साथ ही साथ आपका क्या होगा, इन सब में दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन को स्पेशली दिखाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज होते हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ एजम्पशंस होती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है हमारा एजम्पशंस, मतलब कि इनडिफरेंस कर्व को बनाते समय हमें कौन कौन सी एजम्पशंस देखनी होंगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एजम्पशंस में सबसे पहला आता है कि यहाँ पे दो तरह के गुड्स अवेलेबल होते हैं, कम्युनिटी एक्स एंड कम्युनिटी वाई। दो कॉम्बिनेशन लिए जाते हैं, दो गुड्स लिए जाते हैं। ये सेकंड पॉइंट कहता है कि जितने भी गुड्स होंगे उनकी प्राइस हमें ऑलरेडी पता होती है, हमें ये बात पता होती है कि एक कम्युनिटी कितने में मिल रही है और बी कम्युनिटी कितने में हमें मिलेगी, ये प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन होते हैं। कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की हैबिट, कंज्यूमर की इनकम, सब कुछ क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब कि कंज्यूमर के ना तो टेस्ट में चेंज होता है, ना हैबिट में, और ना ही इनकम में किसी तरह का कोई चेंज देखा जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो आपका इनडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, मतलब कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था कि कर्व कैसा, कोई यू शेप बना हुआ था, जो कि क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था।
जो कर्व की शेप होती है वो आपकी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, मतलब कि जो इसकी शेप है वो पूरी कॉन्वेक्स होती है आपके देखने में। नेक्स्ट आता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है इंडिफरेंस कर्व की, जो हमें मेन फोकस देने वाला होता है और जो मेन अटेंशन आपको इस पॉइंट पे देनी होती है। तो जो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो क्या करेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। अभी हायर कर्व कहाँ से आया, अब इसको देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। देखिए अभी जो हमने देखा कि एक तरफ कमोडिटी Y होती है, मान लीजिए इस तरफ कमोडिटी Y है, तो दूसरी तरफ क्या होती है आपकी कमोडिटी X होती है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मेनली देखा जाता है कि हम क्या एक कर्व इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इसमें मैंने एक डायरेक्टली एक ऐसे कर्व बनाया, ठीक है, ये कर्व मेरा क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया, ठीक है, यू शेप्ड है। उसके बाद अगर मैं एक कर्व और बनाऊं, एक और कर्व बनाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये जो फिगर है वो ये कहती है कि जो हायर कर्व होता है, मतलब कि जो कर्व सबसे ऊपर होगा, मतलब कि ये वाला जो आपका कर्व है ये ऊपर वाला, ये क्या होगा आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा किसके कंपैरिजन में, जो ये कर्व नीचे दिख रहा है। सिमिलरली जो ये वाला कर्व है वो क्या देगा, हायर सेटिस्फेक्शन देगा नीचे वाले की कंपैरिजन में। मतलब कि ओवरऑल हमें ये बात पता चली इस पूरे डायग्राम से कि जो कर्व सबसे ऊपर होता है, मतलब कि जो कर्व सबसे हाईएस्ट उसमें होगा वो क्या देगा, सबसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये किसने बताया आपको, फर्स्ट पॉइंट से हमें ये पॉइंट पता चला कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या करता है, आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद होता है आपका जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, वो नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग होता है, ठीक है। जो कर्व की जो डायग्राम है, ये जो हम कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे एक्स वाई कम्युनिटी आ गई आपकी, यहाँ पे कम्युनिटी एक्स आ गया आपका, और उसके बाद हमने जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कि कर्व हमने यहाँ पे इस तरह से कुछ ड्रॉ किया। तो क्या हो रहा है, हम जो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से। किधर मूवमेंट किया आपका, राइट हैंड साइड इसने मूवमेंट किया। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया आपका डिक्रीजिंग, राइट। ये क्या हो रहा है आपका नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है, ये बात यहाँ पे बोली जाती है। इसके बाद कहता है कि आईसी कर्व जो होता है कभी भी टच नहीं करता और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। अभी जो ये ऊपर वाला हमने डायग्राम देखा, इसमें क्या था, ये दोनों कर्व ना तो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, ना ही आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं इनके बीच में एक गैपिंग देखी जाती है, एक प्रॉपर गैपिंग इनमें होती है। मतलब कि ये दोनों कर्व ना तो कभी एक दूसरे को टच करेंगे, ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को भी टच नहीं करते हैं। यही बात आपकी नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये कर्व कभी भी अपने एक्सिस को टच नहीं करते। शेप की बात हो गई, शेप कैसी होती है आपकी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। और ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो कर्व हम बात कर रहे हैं ये कैसे हों, आपके पैरेलल हों, ऐसा नहीं होता। अब इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि बोला क्या जा रहा है स्पेशली। यहाँ पे हमने देखा कि होता क्या है, आपका एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम कर्व ड्रॉ करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पैरेलल नहीं होते। एक कर्व हमने ये देखा कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पैरेलल होते हैं। तो आपका जो दूसरा कर्व है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, ना तो ये पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप क्या है वो कम है, और यहाँ पे गैप क्या हो गई आपकी, ज्यादा हो गई। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो, पर हाँ ये जरूरी है कि कभी भी एक दूसरे को ना तो ये टच करते हैं और ना ही क्या है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। तो ये मुझे लगता है पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज मेनली क्या है। जो बात ध्यान में देनी थी वो यही वाली थी कि ये कभी पैरेलल नहीं होते, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस का पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि ये एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि बेसिक आपकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की। तो आज के टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया वो ये देखा कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया, आपको प्रोफेसर हिक्स के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने क्या किया था, आपका मार्शल का जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्शल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल बेसिस में यूज करते हैं, उसका इन्होंने क्रिटिसाइज किया था।
उसके साथ साथ इन्होंने एक इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी दी, जिसको कि इन्होंने बाद में रिवाइज भी किया है, चेंजेस भी इसके अंदर किए गए हैं, उसके बारे में हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमने देखा कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके असम्पशंस, इतना कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका किसका, इंडिफरेंस कर्व का। अभी इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट आपके पेंडिंग है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है। जैसे अभी हमने बात की थी डिमांड के टाइम पे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों बनाया गया, वैसे ही हम ये देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व आपका डाउनवर्ड क्यों होता है, अपवर्ड क्यों मूव नहीं करता, वजह क्या है इसके पीछे की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको मैटर आपके नेट के एग्जाम के लिए कंपैरेटिवली काफी अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जस्ट बिकॉज आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स के ओवरऑल कॉन्सेप्ट देने की पूरी तैयारी जारी है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो प्लस टाइम वेस्टेज ना हो सके। एक ही जगह आपको प्रॉपर मैटर कम टाइम पे ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश यहाँ पे जारी है। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम थैंक यू।